हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर एंटायर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिक्स जो सब्जेक्ट होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आप लोग बहुत सारी चीजें जो है पढ़ सकोगे। तो चैप्टर का नाम है पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और आज इस चैप्टर का हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए आपके लिए, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो आपको जस्ट मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्रीवियस डे पे हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी। लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था और उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार कि जब हमारा इंडिपेंडेंस के पहले का जो टाइम था वो कैसा हुआ करता था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ करता था। फिर हमने देखा बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे कि यार बहुत सारी ऐसी चीज हुई जो हम लोग का पॉलिटिकल डेवलपमेंट ना वर्ल्ड वार के बाद हुई, लेकिन वर्ल्ड वार के बाद होने के पहले हम लोग को यह जानना जरूरी था कि यार ये वर्ल्ड वार के टाइम क्या क्या चीजें हुई थी वो समझना पड़ेगा। इसीलिए हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, जो लड़ाई लड़ी गई थी 1914 से लेकर 1918। ठीक है ना, तो ये 4-5 साल का जो लड़ाई लड़ी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी ये सब चीज हमने एक्सप्लेन किया था। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि दूसरी जो लड़ाई हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी विश्व युद्ध जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कैसे लड़ी गई थी एंड उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या डेवलपमेंट उसके बाद हुआ एंड उसके बाद क्या क्या चीज हुआ, ये सभी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर वीडियो में। तो वीडियो को एकदम एंड तक और ध्यान से बहुत देखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले अगेन एक चीज कि आप लोग प्लेलिस्ट अपना कंटिन्यूअसली चेक करते रहो, क्योंकि वहां पे हम लोग जो भी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, साइंस और मैथ्स के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके सिलेबस के हिसाब से महाराष्ट्र बोर्ड का, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स वगैरह के सब चैप्टर्स जो है धीरे धीरे हम करके डाल रहे हैं। तो आप चेक करते रहो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी और फटाफट से अच्छे से देखने के बाद शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि यार बहुत कम लोग को पता चलता है ये सब चीज, तो प्लीज शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले आप जब देखोगे यहां पे पहला वर्ल्ड वॉर हमने देखा था 1914 से लेके 1918 में हुआ था, करेक्ट है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन तैयार के, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ये जो लीग ऑफ नेशन था उन्होंने एक संगठन बनाया था, यानी इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनियन बनाया था, और उन्होंने क्या बोला था कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ये बहुत ही खतरनाक हुआ, ये दोबारा ना हो इसके लिए हम लोग एक यूनियन बनाते हैं और जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे, लड़ाई लड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है देश का और लोगों का भी, आम जनता का भी। तो ये सब लोग ने हाँ बोल दिया, लेकिन सिचुएशन इतना जल्दी कंट्रोल में तो आने वाला था नहीं। तो धीरे धीरे जब ये सब चीज होने लगा तो जो टेंशंस था, अमेरिका सुपर पावर कंट्री बनने वाला था क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। इधर कौन था? सोवियत नेशन। सोवियत नेशन कौन है? ऑब्वियसली आपको पता है, जो पूरा रशिया का जो पूरा इलाका था उसको सोवियत नेशन बोलते थे। बाद में वो 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया ना, वो अलग बात है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आपको तो पता ही है कि सबसे पहले अमेरिका एंड सोवियत नेशन, ये दो सबसे मेन कंट्रीज हुआ करते थे और इनका ही दबदबा होता था पूरे वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, तो जो आपका ये था, आई मीन टू से अमेरिका था, वो कहीं ना कहीं सोच रहा था कि मैं पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करके एंड मैं नंबर 1 बन जाऊं। सोवियत नेशन चाहता था कि यार मैं भी फटाफट से डेवलप हो जाऊं और नंबर 1 बन जाऊं। तो ये दोनों चल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक चीज और था कि जो दूसरी कंट्रीज थी, जैसे कि जर्मनी थी, जापान था एंड दूसरे जो कंट्रीज थे, इटली वगैरह थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं पीछे हटने वालों में से नहीं थे। तो ये जो चीजें जो चल रही थी कि लीग ऑफ नेशन में हम लोग पहले बातचीत करके मसले को सुलझाएंगे, ये वर्क नहीं हुआ, ये काम नहीं आया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि आपसी मतभेद हो गया था एंड ऐसा हो गया था कि सब लोग मैदान में उतर गए थे और फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। तो वही हम लोग पढ़ेंगे यहां पे। पहला हेडिंग में डालने जा रहा हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है ना, वो गाना याद आ गया, कब हुआ। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके चलिए, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम लोग बात करेंगे। तो ये जो लड़ाई लड़ी गई थी ये भी लगभग लड़ी गई थी 5 साल के आसपास, 5 से 6 साल के आसपास। तो 1939 से लेके 1945 तक, ठीक है, 1939 से लेके 1945 तक ये जो लड़ाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये लड़ी गई थी। एंड जैसा कि आपको पता है कि ये जो लड़ाई थी इसमें भी बहुत सारे जो कंट्रीज थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि कहीं ना कहीं हर लोग जो थे वो उतर गए थे, हर कंट्रीज जो थी उतर गई थी लड़ाई में, ताकि वो अपने लिए लड़ाई लड़ सके। ठीक है, और ये जो लड़ाई थी यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ये माना जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर हुआ था।
क्योंकि इसके पहले जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पहली लड़ाई 1914 और 1918 के बीच में लड़ी गई, तो वो भी माना जाता है कि बहुत डिस्ट्रक्टिव था। लेकिन ऐसा बोला जाता है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कि यार ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक था, डिस्ट्रक्टिव था। रीजन क्या हो सकता है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक क्यों था? क्योंकि ये टाइम तक यानी 1939 से 1945 तक, ये टाइम तक वेपन्स जो थे यानी कि जो हथियार थे बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, खतरनाक हो गए थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे थे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया था, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया था, रडार बना लिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं उन्होंने बना लिया था जिसकी हेल्प से वो लोग लड़ाई करते थे और दूसरे कंट्रीज के ऊपर दबदबा अपना बना पाते थे। ठीक है, इसीलिए माना जाता है कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक, डिस्ट्रक्टिव था। ठीक है दोस्तों, एंड ये जो था ये बहुत ज्यादा फैला हुआ था, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे लड़ाई लड़ी। जैसे आपने बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा तो सिर्फ पानीपत पे दो लोग आके, मतलब दो सेना आके लड़ाई कर रही है एंड खत्म हो गया। लेकिन ये जो वॉर था ये पूरे वर्ल्ड में वाइड स्प्रेड हुआ था, पूरा फैला हुआ था, एंड अलग अलग कंट्रीज जो है अपने अपने तरीके से ये जो लड़ाई है वो लड़ रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ नॉर्मली कि अमेरिका जो था, ठीक है ना, अमेरिका जो था वो टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल था, एंड उसका ये मानना था कि यार मैं कैसे ना कैसे करके यहां पे अपना जो बोलते हैं ना आपका पावर जो है वो एस्टैब्लिश कर सकूं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे सब चीज हो रहा था, एंड साथ ही में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थे जिन्होंने ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, जो पहली लड़ाई में भी थे। यानी कि ऐसे भी कुछ कंट्रीज थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी थे, पहले लड़ाई में भी थे, एंड वो सेकंड वर्ल्ड में भी थे। यानी कि कहीं ना कहीं वो लोग के पास ज्यादा पावर था, ज्यादा पैसा था, इसके लिए वो सेकंड लड़ाई में उतर पाए थे और अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज इंवॉल्व थी यहां पे हम मेंशन करेंगे फिर से। तो एक कंट्रीज थी अलाइड पावर वाली, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बताया था, कुछ अलाइड पावर वाली कंट्रीज थे। तो अलाइड पावर में जो कंट्रीज थी वो थी दोस्तों ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ये लिख सकते हो आप लोग क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी। तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये कुछ कंट्रीज थी। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया भी था, कनाडा था, आपको पता ही अमेरिकन कंटिनेंट में ये भी आता है कनाडा। ठीक है, फिर न्यूजीलैंड आपको पता ही है, दैट इज जस्ट ऑस्ट्रेलिया के बाजू में ही है। ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया। फिर इसके साथ में इंडिया, सोवियत यूनियन और चाइना। ठीक है ना, इंडिया भी हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल था, सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन आपका जो भी पूरा कंट्रीज था, रशिया और पूरा मिला के, तो दैट इज द सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत नेशन बोलते थे, सोवियत यूनियन बोलते थे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अमेरिका, ये सब इसी में इन्वॉल्व थे। ये किस में थे? अलाइड पावर में थे। ठीक है, और जो ऐसे थे वो कुछ ऐसे थे एक्सिस पावर में भी थे, यानी अकेले के दम पे लड़ते थे, दैट इज एक्सिस पावर। ठीक है, एक्सिस पावर जो पावरफुल थे वो टाइम पे। जैसे कि कुछ कंट्रीज के नाम अगर मैं बात करूं, जर्मनी, जापान एंड इटली। ठीक है, जर्मनी, जापान था। कौन था जर्मनी के टाइम, याद है? जर्मनी के टाइम कौन था? हिटलर, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है ना, एडोल्फ हिटलर। सुना है ना कहानी हिटलर की? कभी आपको ऐसा मन करे तो मेरे को बताओ, तो कमेंट करो। मैं हिटलर के ऊपर अलग से एक और उसका ऑटोबायोग्राफी बना दूंगा कि उसने क्या क्या किया, कैसे पूरा जो बोलते हैं ना हिटलरिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग, वो पूरा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो जर्मनी, जापान और तीसरा कौन था? इटली। ये तीन देश किस में आते थे? एक्सेल पावर में, एक्सिस पावर में आते थे। तो बेसिकली क्या हुआ कि अमेरिका जो था ये बहुत पावरफुल था वो टाइम पे। क्यों पावरफुल था? क्योंकि उसने वो टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स को एक तरीके से बना लिया था, एंड उसके पास न्यूक्लियर एनर्जी की पावर, न्यूक्लियर वेपन्स की जो पावर है, जो हम बोलते हैं ना न्यूक्लियर अटैक करना किसी भी कंट्रीज के ऊपर, वो उसको मिल गया था। यानी कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब की उसके पास फैसिलिटीज थी। तो उसका भी जो रोल था बहुत बड़ा यहां पे था। कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल वो टाइम पे कौन था? अमेरिका था। तो इसने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया कि जो लड़ाई हो रही थी, जापान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। ये जो जापान है वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका बोल रहा था सरेंडर कर दो, नहीं तो हम भारी पड़ जाएंगे आपके ऊपर। तो जापान जो था ये सरेंडर नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तब अमेरिका ने बोला कि यार अब मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ये सरेंडर नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर बॉम्ब जो है फोड़ दूंगा। कौन सा बॉम्ब फोड़ दूंगा? न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दूंगा, और पूरा का पूरा सन्नाटा पसर जाएगा, और ये वो जो वर्ल्ड वॉर है ना ये शांत हो जाएगा। यानी वर्ल्ड वॉर जो है ये चल रहा है इतने सालों से, ये रुक जाएगा। ठीक है, जापान माना नहीं, जापान ने सरेंडर नहीं किया, बोला जो करना है कर लो। अमेरिका को आया गुस्सा, और अमेरिका ने दो न्यूक्लियर बम, जिसको हम लोग एटम बम भी बोलते हैं, एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, तो दो न्यूक्लियर बम वेपन्स उसने जापान के दो शहरों के ऊपर डाला। आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत फेमस चीज है। एक था दोस्तों हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है ना, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये जापान के दो शहर है जिनके ऊपर, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो गिराया गया था अमेरिका की तरफ से। ठीक है, तो जैसे ही बॉम्ब गिरा, और ये कब गिराया था? 6 एंड 9 अगस्त, यानी कि हिरोशिमा में 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया, और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को
9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर गिरा दिया। एंड ये कब हुआ? 1945 में, जब हमारा लास्ट का ईयर चल रहा था, क्योंकि ये जब गिराया तभी जाके वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, नहीं तो और चलता और लंबा चलता, क्योंकि कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है ना, कोई सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। तो 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन जब बॉम्ब गिराए गए तब जाके जापान सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। तब यहां पे सरेंडर होने के बाद धीरे धीरे ये जो वर्ल्ड वॉर है ये क्या हो गया? खत्म हो गया। एंड इसके वजह से जापान को बहुत बड़ा सदमा लगा, बहुत ज्यादा परेशानी हुई। और आज भी आप देखोगे जापान वैसे तो देखा जाए तो बहुत डेवलप हो गया, यानी इतने खतरनाक बॉम्ब गिरने के बाद भी जापान आज के डेट में डेवलप्ड कंट्री में माना जाता है, और इंडिया स्टिल डेवलपिंग, ठीक है ना। आज का हालत अगर देखोगे, क्यों? क्योंकि जापान में टेक्नोलॉजी और लोग इतने ज्यादा मतलब बोलते हैं ना टेक्निकली एक्सपर्ट्स हो गए, तो धीरे धीरे वो लोग का जो पूरा नक्शा है वो चेंज हो गया, आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हो गए। लेकिन जैसे ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, ये बॉम्ब गिरने के बाद, चलो वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, ठीक है ना। अब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या सब शांत हो जाएंगे क्या? कहीं ना कहीं नहीं। फिर भी 2 कंट्री ऐसे थे जो आपस में लड़ रहे थे। कैसे लड़ रहे थे? कि एक था आपका अमेरिका, ठीक है, लिखा है क्या कहीं पे मैंने? हाँ, एक था आपका ये वाला देश अमेरिका, और दूसरा था ये सबसे बड़ा वाला यूनियन, सोवियत नेशन, जिसका नाम है सोवियत यूनियन, यानी रशिया वगैरह थे, ठीक है ना। तो ये अमेरिका चाहता था कि मैं नंबर 1 रहूं, ये चाहता था कि मैं नंबर 1 रहूं, तो दोनों में आपस में लड़ाई हो रहा था। लेकिन वो जो लड़ाई थी वो सामने सामने मैदान पे उतर के नहीं हो रही थी, वो जो लड़ाई हो रही थी वो हो रही थी कोल्ड वॉर। आपको पता होगा, जिसको हिंदी में शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है ना। कोल्ड वॉर हिंदी में कहते हैं शीत युद्ध। युद्ध मतलब वॉर होता है, शीत का मतलब होता है ठंडा, ठंडा लड़ाई, ठंडी लड़ाई। अब ठंडी लड़ाई मतलब क्या होता है? बातों बातों से लड़ना, ठीक है ना। अगर मेरा कोई दुश्मन है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई दुश्मन है, तो उसको सामने से जाके मुक्का नहीं मारूंगा मैं किसी और से पिटवा दूंगा उसको, या फिर मैं उसका कुछ खराब कर दूंगा, वो जहां पे रहता है उसके घर में मैं कुछ खराब कर दूंगा, मतलब बोलते हैं ना इनडायरेक्टली लड़ना, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। तो ये जो अमेरिकन कंट्रीज थी और ये जो सोवियत नेशंस जो थे, ये आपस में लड़ रहे थे, बट डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे कोल्ड वॉर, ठीक है। और ये जो कोल्ड वॉर था ना, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। क्यों? क्योंकि इसमें भले ही सामने सामने से लड़ाई नहीं हो रहा था कि बॉम्ब फेंका उधर से, तू बॉम्ब फेंक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे कोल्ड वॉर हो रहा था, लेकिन ये कोल्ड वॉर का असर हर जगह पूरी दुनिया में देखा जा रहा था। और ये जो कोल्ड वॉर है लगभग 46 ईयर तक चला था, 1945 से लेके, यानी कि जब भी ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके तुरंत बाद 1945 से लेके 1991 तक ये जो कोल्ड वॉर है बिटवीन द अमेरिकन कंटिनेंट, अमेरिकन नेशन एंड द सोवियत यूनियन नेशन, इसके बीच में चला। फिर जाके 1991 में ये रुक गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 1991 में ही ये जो सोवियत यूनियन है ये अलग हो गए, कंट्रीज अलग अलग हो गए, एंड रशिया जो है उसका फॉर्मेशन हो गया अलग से। क्लियर है दोस्तों? तो ये छोटा सा चीज है। अब डायरेक्टली आते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका कोल्ड वॉर। तो इसको मैं रफ करता हूं, उम्मीद करता हूं जो बेसिक चीजें है वो आपको पता चल गई होगी, और अब बताता हूं मैं आपको कि कोल्ड वॉर क्या होता है। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार चीज है। हिस्ट्री और मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी छुपा है इसके अंदर, लेकिन यार ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना जिसको अगर ठीक से पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए तो ट्रस्ट मी दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, ठीक है ना। जो आपको ये सब चीज पहले बोरिंग लगता होगा, अब आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। क्लियर है? ओके, अब देखो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा कोल्ड वॉर, ठीक है। तो कोल्ड वॉर में क्या क्या चीजें हुई थी ये थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लेना। ओके, कोल्ड वॉर कब लड़ी गई थी? कोल्ड वॉर जैसे मैंने बोला लड़ी गई थी, मतलब डायरेक्ट फिजिकल लड़ी थी क्या? नहीं, डायरेक्ट ये कोल्ड वॉर जो था आपस में कहीं ना कहीं मतभेद था, टेंशन था, ठीक है ना, वो उसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। तो ये लड़ा था 1945 से लेके चल रहा था 1991 तक। ये आपको मेन चीज है, ये सब याद रखने, ठीक है। इतना लंबा ये चीज जो कोल्ड वॉर है चला था। तो हुआ क्या था इसमें? तो अमेरिका और जो सोवियत यूनियन थे, ठीक है ना, ये दोनों क्या थे? आपस में एक दूसरे से मतलब खफा थे, और खफा इन द सेंस मतलब कि हर एक को अपना अपना नंबर 1 बनना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसी क्या था, वो लोग के बीच में मतभेद था, ठीक है। और दोनों क्या बन गए थे? कॉम्पिटिटर्स बन गए थे, कि मेरा यहां पे तरक्की हो, वो चाहता था कि मेरा यहां पे तरक्की हो, लोग मुझसे ट्रेड करे, वो चाहता था कि वो मुझसे ट्रेड करे। तो इस प्रकार का क्या होने लगा था दोस्तों? यहां पे एक कॉम्पिटिशन दोनों के बीच में डेवलप होने लगा था, ठीक है। और इनके बीच में जो ये जो कॉम्पिटिशन था, जो कोऑपरेशन था, ये एक तरीके से राइवलरी में बदल गया। राइवलरी मतलब क्या होता है? दुश्मनता, ठीक है ना। राइवल्स बन गए लोग, राइवलरी यानी कि एक दूसरे के दोनों राइवल्स बन गए, दुश्मन बन गए, ठीक है। लेकिन भले ही वो दुश्मन बन गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने बॉम्ब फोड़ दिया इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी पता था कि आप डायरेक्ट लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत नुकसान हुआ, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ाई गया, इसमें भी बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुए, बहुत सारे नुकसान हुए। तो हम डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे, अब यहां पे कुछ ना कुछ अलग तरीके से पॉलिटिक्स लेवल पे होगा, यानी अब मैं दिमाग लगा के लड़ाई लड़ूंगा। दैट इज नथिंग बट द कोल्ड वॉर। तो हुआ ये बेसिकली कि ये जो लड़ाई लड़ी गई थी 40 से 45 साल की लड़ाई लड़ी गई थी, और इसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड शामिल था। क्यों? क्या हुआ पता है? कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेरिका एक कंट्री है,
ठीक है ना। अब अमेरिका बोलेगा कि यार मैं रशिया जो था उसको, रशिया मतलब सोवियत नेशन जो था, उसको मैं डायरेक्टली यहां पे मार नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, डराने की कोशिश करूंगा। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका था वो अलग अलग कंट्रीज को अपने साथ लेता था, ए इंडिया तू मेरे साथ आ जा, ए श्रीलंका तू मेरे साथ आ जा, ए ऊपर के चाइना तू मेरे साथ आ जा। तो ऐसे ऐसे करके वो दबाव बनाता था। रशिया भी कम नहीं, रशिया भी बोलता था इंडिया तू अगर मेरा साथ देगा तो जिंदगी भर में तेरा साथ दूंगा। और आज भी रशिया हमारा इंडिया का साथ देता है। उसके पीछे स्टोरी है बहुत लंबी, वो सब चीज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कभी और, ठीक है ना। लेकिन जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो कोल्ड वॉर था, ये जो कोल्ड वॉर था, इसमें एक चीज ये था कि कहीं ना कहीं दोनों में बहुत ज्यादा टेंशन डेवलप हो गया था एंड दोनों ही हार मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। और इसके वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेशंस थे उनका भी यहां पे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, यानी कि उनका भी कहीं ना कहीं एक रोल था। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रहा था। क्या चल रहा था? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रहा था, यानी पूरे देश के हिसाब से चल रहा था। और ये कोई भी मतलब कभी भी ये लोग, कोई उसमें से कोई भी ऐसा लीडर सामने नहीं आया और बोल दे कि यार मैं तेरे को चुनौती देता हूं, तू आजा मैदान में, हम लोग लड़ाई करते हैं। ऐसा कोई भी चुनौती नहीं होता था। मतलब देयर वाज नथिंग, नो ओपन वॉर। कोई भी लड़ाई ओपनली लड़ी जाती थी दोनों कंट्री के बीच में। बस इनके बीच में आपस में रिलेशन जो था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और टेंशन से भरा हुआ था रिलेशन, ठीक है ना। और ऐसा लगता था कि यार अभी कुछ भी मतलब जस्ट 5 सेकंड के बाद, 5-10 मिनट के बाद भी ये लोग के बीच में लड़ाई हो जाएगा। क्या पता अमेरिका को गुस्सा आया वो बॉम्ब फेंक देगा, इसको गुस्सा आया तो ये भी कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार से ना ऐसा ये लोग के बीच में टेंशन चल रहा था। और इसके वजह से ना जो बाकी के कंट्रीज थे ना वो डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि दोनों बहुत पावरफुल, अरे ये दोनों अगर कुछ भी करते तो कहीं ना कहीं उसका असर जो होगा वो बाकी की कंट्रीज पे भी देखा जाएगा ना। क्या पता, इमेजिन करो यार अमेरिका उठा के बॉम्ब मार दिया इसके ऊपर, सोवियत नेशन के ऊपर, तो आसपास के भी कंट्रीज के ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं? रेडिएशन फैलेगा, बहुत सारी चीजें होती है, आपको पता ही है ये सब चीज। तो इसके लिए बाकी के जो देश थे वो भी कहीं कहीं डरते थे और एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट करने की कोशिश करते थे किसी न किसी ये दोनों में से कंट्रीज को। ओके तो ये सब चीज हुआ। तो ये जो कंसेप्ट था ओल्ड वॉर का, ये यूज किया जाता था ताकि एक कंडीशन डिस्क्राइब किया जा सके कि एक्चुअल में कोई वॉर नहीं हो रहा है, बट ये एक ऐसा टेंशन है सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कि जो ये है ना, मतलब जो लड़ाई है ना उसकी जड़ तक हम लोग पहुंचे और क्या चीज है उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, इस प्रकार से कुछ चल रहा था। तो अमेरिका वो टाइम पे ऑलरेडी सुपर पावर था जैसे मैंने बोला, और जो सोवियत नेशन था, जो सोवियत यूनियन जो था ना, यानी अमेरिका जो था, दो ही कंट्रीज के बीच में था यहां पे टेंशन, अमेरिका और किसके बीच में? मैंने बोला सोवियत नेशन या फिर सोवियत यूनियन बोल लो, ठीक है ना, सोवियत नेशन, सोवियत यूनियन। तो ये अमेरिका जो था ना वो ऑलरेडी सुपर पावर था। अब सुपर पावर का मतलब क्या है यहां पे? अमेरिका क्यों सुपर पावर था? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर हथियार थे। क्या कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, जब चाहे वो किसी भी देश को उड़ा सकता था यार, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक के। जापान की तो हालत खराब कर दी ना 2 शहर में, नागासाकी और हिरोशिमा में फेंक के, वैसे ही वो इसको भी हालत खराब कर सकता था। लेकिन ये भी कम नहीं था, ये भी कम नहीं था। इसके पास भले ही न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा था? ऑलमोस्ट डेवलप कर रहा था, यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर ये भी था अमेरिका के बाद कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यानी कि दोनों आपस में डायरेक्टली लड़ाई लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कहीं ना कहीं दोनों को पता था, लेकिन एक टेंशन इनके बीच में हमेशा से रहता था, ठीक है ना। और ये जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन जो नेशन था वो बहुत बड़ा था। इसके पास एक चीज बहुत ही खास थी जो कि था उसका मिलिट्री पावर। इसके पास बहुत सारे लोग थे, मिलिट्री पावर इसका बहुत ज्यादा था क्योंकि एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है ना, यूनियन जो है इसका बहुत बड़ा था। तो कहीं ना कहीं मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा था। तो इसके पीछे देखा जाए तो जो भी पावर है, फिर हथियार है, ठीक है ना, ये सब जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपस में मतभेद की वजह से ये जो कोल्ड वॉर है ये सब चलती चली आ रही थी एंड बहुत ज्यादा इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन भी देखने लगा, ठीक है। अब एक चीज यहां पे आता है कि ये जो कोल्ड वॉर है इसके क्या क्या इफेक्ट्स हुए रहेंगे, यानी कि ये तो हमने आपको इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि कोल्ड वॉर क्या था, अंदर अंदर क्या क्या चीज हुई, लेकिन इसका इफेक्ट भी जानना बहुत जरूरी है। यानी कि ये जो कोल्ड वॉर लड़ी गई दोस्तों, ये जो कोल्ड वॉर लड़ी गई इसका क्या परिणाम हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान या फिर सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, क्या क्या चीज फर्क पड़ा पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या होने लगे चैप्टर के नाम के हिसाब से। तो ये जो इफेक्ट है ये क्या क्या हुआ, ये सब चीज हम लोग को स्टडी करना है आगे, लेकिन इसको मैं आज नहीं कराऊंगा, इसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। एंड ट्रस्ट मी, जैसा मैं हमेशा करता हूं आपके लिए मैं टाइम टू टाइम लेक्चर वीडियो लेकर आ जाता हूं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफेक्ट्स ऑफ द कोल्ड वॉर, क्या क्या इफेक्ट रहा, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए हमारा वीडियो बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों, अच्छा लगा है, ट्रस्ट मी अगर पसंद आया ना दोस्तों तो प्लीज एक सेकंड लगता है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों एंड शेयर जरूर से करना यार। इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज पता चल जाए कि यार हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हुई थी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हिसाब से। तो यार प्लीज शेयर कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करो एंड बताओ यार कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक जैसे सब्जेक्ट को आप छोड़ के जाते थे और डायरेक्ट रट्टा मार के जाते थे, अब उसको करने की जरूरत नहीं है। अब आपको कंसेप्चुअल नॉलेज भी मिलेगा। साइंस और मैथ्स का तो मिल ही रहा था हमारे चैनल पे, लेकिन यार अब आपको
आपको सोशल स्टडी सब्जेक्ट के भी मिलेंगे। तो प्लीज यार शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, तभी पता चलेगा लोगों को, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।